सेरान अपने कमरे में तैयार हो रही थी जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने फेरित और आबदीन भाई को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फेरित ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो तैयार होकर बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन सेरान को खुशी की जगह गुस्सा और डर आया। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि क्या वो पागल हो गए हैं, इस तरह यहाँ कैसे आ सकते हैं, और आबदीन भाई को भी साथ ले आए। उसने कहा कि उन्हें अक्ल नहीं है क्या, वो लोग उन्हें देख लेंगे तो दोनों को मार डालेंगे। फेरित ने उसे रिलैक्स रहने को कहा और बोला कि कुछ नहीं होगा, वो है ना। सेरान ने कहा कि वो डरती है, क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसने आबदीन भाई से भी विनती की कि वो फेरित को लेकर यहाँ से चले जाए इससे पहले कि कोई उन्हें देख ले। आबदीन ने कहा कि वो जाएंगे, लेकिन सोना और सेरान को साथ लेकर। सेरान ने कहा कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे हैं। तब फेरित ने उसे याद दिलाया कि उसने खुद कहा था कि जब वो तैयार होगी तो वो जहाँ कहेगी वहाँ उसके साथ चलेगा। फेरित ने कहा कि वो तैयार है तो चलते हैं। फिर सब मिलकर चुपचाप वहाँ से निकल गए। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। एक आदमी सोना के कमरे की तरफ गया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दरवाजा खोला तो कमरा बिल्कुल खाली था। वो भागकर बाकी लोगों के पास आया और घबराते हुए बोला कि सोना अपने कमरे में नहीं है। भाई को पहले तो यकीन नहीं हुआ, फिर हंसते हुए बोला कि सोना भाग गई है। यह सुनकर सबके होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद खबर फैली कि सिर्फ सोना ही नहीं, काजिम की दूसरी बेटी सेरान भी अपने पुराने शौहर फेरित के साथ चली गई है। काजिम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने सिफत साहब से कहा कि शादी की जगह उन्होंने तय की थी, इंतजामात उनके थे, बॉडीगार्ड उनके थे, फिर भी फेरित उसकी दोनों बेटियों को बहकाकर यहाँ से ले गया। काजिम ने कहा कि इस बेइज्जती का दाग वो अपने चेहरे से कैसे साफ करेगा। उसने कहा कि अगर यह दाग साफ न हुआ तो उसे इसी पिस्तौल से गोली मार दी जाए। काजिम ने हुक्म दिया कि गाड़ियां निकाली जाए, वो अपने दुश्मन की हवेली पर धावा बोलने जा रहे हैं। एक औरत ने कहा कि वो भी साथ जाएगी क्योंकि उसे हालिस को कुछ जरूरी बात कहनी है। गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी। अंदर सेरान, सोना, फेरित और आबदीन बैठे थे। सोना बहुत घबराई हुई थी, उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने डरते हुए सेरान से पूछा कि अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा, उनका क्या होगा। सेरान ने उसे थामते हुए कहा कि ऐसा नहीं होगा, वो यहाँ है, सब यहाँ है, डरने की जरूरत नहीं। सोना ने पूछा कि अगर उन लोगों ने अम्मी के साथ कुछ कर दिया तो। सेरान ने उसे ढांढस दिया, लेकिन सोना की हालत और खराब हो गई। उसने कहा कि उसे सांस नहीं आ रही। आबदीन ने गाड़ी साइड में रोकी और सेरान ने उसे बाहर निकाला। पानी की जरूरत थी, लेकिन गाड़ी में पानी नहीं था। एक दुकान पर रुककर सेरान ने पूछा कि पास में पानी कहाँ मिलेगा। दुकान की मालकिन ने उन्हें देखकर नोटिस किया कि गाड़ी में दुल्हन बैठी है लेकिन दूल्हा साथ नहीं है और सब परेशान लग रहे हैं। उसने पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या वो पुलिस बुलाए। सेरान ने कहा कि नहीं, सब ठीक है, शुक्रिया। फिर उसने महिला से विनती की कि उनके पास कुछ कपड़े हों जो वो पहन सकें, खासकर उसकी आपा के लिए जो अभी भी शादी के जोड़े में थी। महिला ने उन्हें कपड़े दिखाए और कहा कि जो पसंद आए ले लें। फेरित ने पास में कैंपिंग के लिए कोई अच्छी जगह पूछी। इतने में तारिक वहां आ गया जो उन्हें ढूंढ रहा था। उसने आखिरी सेल्स रिकॉर्ड चेक करने की मांग की। महिला ने उसे धमकाया कि वो पुलिस बुलाएगी। तारिक ने कहा कि शौक से बुलाओ। दुकानदार महिला ने तारिक को बताया कि 4 लोग आए थे, 2 अंदर आए
पानी और टेंट लेकर चले गए। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। उधर खालिद साहब की हवेली में जरीन बेचैनी से इंतजार कर रही थी। वो हालिद से बात करना चाहती थी। लतीफ़ साहब ने खबर दी कि काजिम और सिफत साहब अपने गुंडों के साथ दरवाजे पर खड़े हैं। खालिद साहब को हैरानी हुई कि जिस घर में आज शादी होनी थी, उस घर के लोग यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अंदर आने दो। काजिम अंदर आया और गुस्से में बोला कि उनके पोते ने उसकी बहू और उसकी बहन को अगवा किया है। खालिद साहब ने हैरानी से पूछा कि क्या बाबा ठीक है। काजिम ने कहा कि उसे अपनी बहू चाहिए और जब तक वो नहीं मिलती कोई भी इस घर से नहीं निकलेगा। खालिद साहब ने कहा कि उनका पोता जो कर आया है वो नाकाबिले माफ़ी है और इस बार उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। उन्होंने वादा किया कि वो खुद उन लड़कियों को काजिम के हवाले करेंगे। फिर उन्होंने मेहमानों का ख्याल रखने का हुक्म दिया और जरीन को लतीफ़ साहब के साथ अपने कमरे में भेज दिया। जंगल में एक घने पेड़ के पास फेरित की गाड़ी रुकी। फेरित ने खुशी से बताया कि यही वो जगह है जहां उसने बचपन में निशान लगाया था। यह उसके बचपन का प्यारा दरख्त है, उसका पुराना दोस्त। जब वो और उसका भाई छोटे थे तो अक्सर इसी दरख्त के पास कैंपिंग करते थे। उसने यकीन दिलाया कि यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। रोड से यहाँ का रास्ता बहुत पेचीदा है, इसलिए कोई उन्हें यहाँ नहीं ढूंढ सकता। उसने कहा कि सुबह तक यहीं रुकेंगे और उसके बाद आगे का फैसला करेंगे। वैसे भी अब वो वापस तो हरगिज नहीं जा सकते। सब मिलकर टेंट लगाने लगे। टेंट लगाते हुए सेरान फेरित से बोली कि वो इस मुश्किल सूरतहाल से कैसे निकलेंगे। फेरित ने उसकी आंखों में झांककर कहा कि वो निकल जाएंगे। यह फेरित कुरहान का वादा है। उसने कहा कि जब तक वो दोनों साथ हैं, तब तक कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेरान थोड़ी मुस्कुराई। सोना आपा अम्मी की फिक्र कर रही थी। सेरान ने उन्हें समझाया कि अम्मी पूरा दिन बाहर थी, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। बाबा उनसे कुछ नहीं कहेंगे। उसने कहा कि यह खुशी की रात है और उनकी जिंदगी अब खुशियों से भरने वाली है। फेरित ने सेरान से कहा कि वो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। सेरान ने हंसते हुए पूछा कि क्या वाकई? फेरित ने कहा कि बिल्कुल वाकई। खालिद साहब की हवेली में इफ़ाकत साहिबा और हाटिजे साहिबा के बीच तीखे जुमले हुए। इफ़ाकत साहिबा ने कहा कि लड़कियां जरूर खुशी से गई होंगी। हाटिजे साहिबा ने कहा कि अगर वो एक बात और बोली तो उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा। इफ़ाकत साहिबा ने माफ़ी मांगी और वहां से चली गई। हवेली में तनाव बढ़ता जा रहा था और सबकी नज़रें उस पल का इंतजार कर रही थी जब वो लड़कियां वापस मिलेंगी या फेरित उनके सामने आएगा। काजिम के गुंडे हर कमरे पर नजर रखे हुए थे और खालिद साहब अपने पोते के किए की सजा देने का मन बना चुके थे। रात गहरी होती जा रही थी और जंगल में फेरित के टेंट के पास चारों लोग एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर बैठे थे। सुबह होने से पहले जंगल में ठंड बढ़ गई थी। फेरित ने टेंट के बाहर आग जलाई और सबको गर्म रखने की कोशिश की। आबदीन चुपचाप बैठा था और सोच रहा था कि आगे क्या होगा। सेरान फेरित के पास बैठी थी और आसमान के तारे देख रही थी। उसने फेरित से पूछा कि क्या वो डरा हुआ है। फेरित ने हंसते हुए कहा कि नहीं, बल्कि पहली बार उसे लग रहा है कि वो सही जगह पर है। सेरान ने कहा कि उसे भी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक लंबी चुप्पी छा गई जो किसी भी लफ्ज़ से ज्यादा गहरी थी। उधर हवेली में काजिम अपने कमरे में बैठा था। सिफत साहब उसके पास आए और धीरे से बोले कि वो समझते हैं कि यह सब कितना तकलीफदेह है, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। काजिम ने कहा कि उसे कोई भी रोक नहीं सकता। जब तक उसकी बेटियां उसके पास वापस नहीं आती, वो चैन से नहीं बैठेगा।
सिफत साहब ने कहा कि वो अपने आदमियों को भेज देते हैं जो उन्हें ढूंढ लाएंगे। काजिम ने कहा कि ठीक है, लेकिन फेरित को भी उसके सामने लाया जाए ताकि वो खुद उससे हिसाब कर सके। रात भर गाड़ियां जंगलों में और सड़कों पर घूमती रहीं, लेकिन फेरित की चतुराई के आगे किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ।